Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in this video we'll talk about minerals and energy resources in India. ये वीडियो JKPSI के लिए होगी स्पेसिफिकली। अगर आप दूसरे JKSSB, JKPSC, NDA या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें ये सिलेबस में है, यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये कॉम्प्रहेंसिव वीडियो होगी। अगर आप अभी के लिए कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो तो यू कैन वॉच दिस बिकॉज दिस टॉपिक इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। तो उन एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स लाइक फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस तरह के टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है इन आवर वन शॉट सीरीज। उनको आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विथ द इंट्रोडक्शन टू मिनरल्स। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, जिनकी डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ अगर आप अपने आसपास देखोगे, जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स का बना हुआ ये दुनिया है। एंड इन दिस वर्ल्ड वी सी कि जो भी चीज चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो जो अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं, अराउंड 120 के आसपास हमने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हुए हैं। तो उन्हीं एलिमेंट्स के सारे की सारी चीजें, जो भी मैटर इस दुनिया में है, वो बना हुआ है। अगर आप ह्यूमंस को देखोगे, हमारी बॉडी भी उन्हीं 120 एलिमेंट्स के एटम्स की बनी हुई है। अब यही एलिमेंट्स या एटम्स मिलके जो है डिफरेंट, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि वो एलिमेंट्स जो है वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मिनरल्स भी बेसिकली कंपाउंड्स ही होते हैं। तो कंपाउंड्स या मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है वो कंपाउंड्स ही है। इसके अलावा मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। तो मिनरल क्या है? मिनरल इज बेसिकली सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये मिनरल जो है ज्यादातर यू विल फाइंड देम इन अर्थ के अंदर आप इनको पाओगे। बाकी कंपाउंड जो है वो स्पेस में भी हो सकते हैं, वो हवा में हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स यू विल फाइंड देम इन द अर्थ। नाउ यहाँ पे मिनरल और रॉक में आपको शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मिनरल जो है वो जमीन से निकलते हैं और जो रॉक्स होती हैं वो भी जमीन से ही हम निकालते हैं। अब रॉक्स क्या होती है? बेसिकली रॉक्स जो है वो मिनरल्स की बनी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द रॉक्स जो होती हैं उनमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स यूजुअली फॉर्म्स ए रॉक। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट एक रॉक है जिसके अंदर फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका जैसे डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। सो ग्रेनाइट इज अ रॉक विच इज मेड अप ऑफ 3 मिनरल्स। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं एंड जो सबसे ज्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बेसिकली ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें सिलिकॉन होता है। एंड अगर हम मिनरल्स के एग्जांपल्स बात करेंगे, वी हैव कार्बोनेट्स, ऐसे मिनरल्स जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन होगा। हैलाइड्स, जिनमें हैलोजेंस होंगे, लाइक जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। और ऐसे मिनरल जिनमें ऑक्सीजन होगा उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि यही मिनरल्स हम अपनी अर्थ में ये हमें मिलते हैं। अगर हम मिनरल्स की टाइप्स की बात करेंगे, जब हम मिनरल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ब्रॉडली इनको 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। मिनरल या तो मेटालिक हो सकता है या नॉन मेटालिक हो सकता है। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर कोई एक मेटल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आयरन आएगा या आयरन ओर आएगी, मैग्नीज ओर आएगी। इसमें ऐसे मिनरल्स आएंगे जिनमें कॉपर होगा, बॉक्साइट होगा। तो ये जितने भी मिनरल्स आप देखोगे जिनमें ये एलिमेंट्स होंगे वो मेटालिक होंगे। अब मेटालिक जो है, मेटालिक मिनरल्स के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस आपने सुना भी होगा शायद ये कि जहां पे आप फेरिक देखते हो या फेरस देखते हो, ये एफ आयरन का अगर आप सिंबल देखोगे आयरन एलिमेंट का तो वो Fe है। तो बेसिकली इसी फेरस से निकला है। तो फेरस का मतलब आयरन होता है। तो ऐसी मिनरल्स जिनमें आयरन होगा, ऐसी मिनरल्स जिनमें आयरन होगा उनको हम फेरस मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन या मैग्नीज। मैग्नीज जो है यूजुअली जब जहां से जब इसको हम निकालते हैं तो इसके साथ आयरन यूजुअली हमें देखने को मिलता है। तो फेरस मिनरल्स ऐसे मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, और नॉन फेरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आयरन कंपोनेंट नहीं होता है। क्योंकि मिनरल हम देखते हैं कि मिनरल में हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें
हमें मेटल नहीं देखने को मिलता है जो नॉन मेटेलिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोल, कोल भी हम जमीन से निकालते हैं, उसके अंदर कार्बन होता है, कोल इज बेसिकली कार्बन, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। ऐसे हम पेट्रोलियम देखते हैं, नेचुरल गैस देखते हैं, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है जो कि नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह के जो हम मिनरल्स देखते हैं जिनमें नॉन मेटल्स होते हैं, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि माइका एक एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, तो वो भी नॉन मेटल है। तो माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कोल, इस तरह के जो मिनरल्स हैं इनको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि इनके अंदर नॉन मेटल्स होते हैं। अब इसकी भी दो क्लासेस है, वन इज फ्यूल मिनरल। फ्यूल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम एज फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इसके अलावा जो अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनमें माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट जैसे आते हैं, जिनको हम ज़्यादातर जो आप देखते हो कि लाइमस्टोन, जिप्सम एटसेट्रा, ये हम बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उनमें यूजुअली मेटल होता है। फॉर एग्जांपल आयरन ओर है, कॉपर, मैंगनीज, निकल, ये सारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि कॉपर तो एलिमेंट है, ये मिनरल कैसे हो गया? कॉपर एलिमेंट है लेकिन ये एक मिनरल भी है। जो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ, तो कॉपर यूजुअली कॉपर की ओर होती है, तो कॉपर के साथ कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके एक ओर बनाते हैं, और वो ओर क्या होती है? वो मिनरल होता है। ना मेटालिक्स जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स, उनको हम फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड कर सकते हैं। फेरस जैसे मैंने बताया जिनमें आयरन कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज, क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या होता है? क्रोमाइट इज बेसिकली क्रोमियम प्लस आयरन, क्रोमियम और आयरन की मिक्सचर को हम कहते हैं क्रोमाइट। इसके अलावा पायराइट्स, टंगस्टन, निकल, इस तरह की जो इनकी ओर्स होती हैं वो फेरस होती है, क्योंकि उनके साथ आयरन भी होता है। नॉन फेरस में हमने देखा जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, लाइक वी हैव गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बक्साइट, इस तरह की जो ओर्स होंगी, इनकी ओर्स हमें देखने को मिलती है कि वो नॉन फेरस होती है। डिफरेंस देखोगे तो जो फेरस होती हैं वो यूजुअली मैग्नेटिक होती है। फेरस मेटल्स जो होते हैं, फेरस मेटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल को लूंगा तो वो मैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम गोल्ड, सिल्वर को देखेंगे जो कि नॉन फेरस है, उनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही वैल्यू में हम देखते हैं कि नॉन फेरस ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं इन कंपैरिजन टू फेरस मेटल्स। और रेजिस्टेंस टू रस्ट या करोजन, अगर हम देखते हैं करोजन ज्यादा किनको होता है, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस टू रस्ट। रेजिस्टेंस टू रस्ट मतलब जिनमें कम करोजन होगा, जिनमें कम रस्ट होगा, वो इनमें होता है नॉन फेरस में। गोल्ड में आप देखते हो, गोल्ड जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है, सिल्वर में जंग नहीं लगता है या बहुत कम लगता है इन कंपैरिजन टू द फेरस जिसमें आयरन होगा। नाउ मिनरल्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा हमने देखा कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हो सकते हैं जिनमें मेटल ही ना हो। फॉर एग्जांपल वी हैव कोल, सैंड भी एक तरह के मिनरल है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि सैंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। जिप्सम है, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, ये सारे जो है ये नॉन मेटेलिक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी मेटल अवेलेबल नहीं होता है, इनके अंदर नॉन मेटल्स होते हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। नाउ इनको हम यूजुअली, अब ऐसे मिनरल्स, ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज फ्यूल्स, उनको हम मिनरल फ्यूल्स कहते हैं। मिनरल फ्यूल्स में आपका कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, एटसेट्रा। इसके अलावा भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लाइक इंडस्ट्रियल मेटालिक मिनरल्स, ऐसे मेटालिक मिनरल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल है वी हैव आयरन ओर। ऐसे ही फेरो एलॉइक मेटालिक मिनरल्स, इसमें वो वाले मेटालिक मिनरल जो फेरो एलॉय होंगे, मतलब जिनमें आयरन होगा, तो ये एक तरह से फेरस मेटालिक मिनरल्स होंगे। तो इसमें मैंगनीज, क्रोमियम, जैसे मैंने बताया, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, निकल, ये सारे जो होते हैं इनमें आयरन भी होता है, तो इस वजह से ये फेरो एलॉय मेटालिक मिनरल्स में आएंगे। प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होंगे जो कि जिनकी जो प्रेशियस होते हैं, कीमती होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक हमने देखा सॉल्ट है, टिन, पोटैश, एस्बेस्टोस, सल्फर, जैसे ये नॉन मेटेलिक में आएंगे। पावर मिनरल्स जो होते हैं, जो जिनको हमने अभी देखा, जिनको हम मिनरल फ्यूल्स कहते हैं, जिनको हम एज फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक वी हैव कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। तो ये कुछ मिनरल्स है। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली हमको पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में आयरन ओर कहाँ पे मिलता है, एल्यूमिनियम कहाँ पे मिलता है, लाइक बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, हमें मैंगनीज कहाँ पे मिलता है, गोल्ड कहाँ से मिलता है, तो वो हमें वन बाय वन सारे पढ़ने होंगे। बट यहाँ पे हम पहले एक ओवरव्यू देंगे आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड
किस तरह से हैं मिनरल्स इन इंडिया। ये इंडिया का मैप है एंड अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो ज्यादातर मिनरल्स जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया इज द मिनरल रिच पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा आपको यहाँ नीचे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगी एंड स्पेसिफिकली ये वाला रीजन जो है दैट्स दिस झारखंड। झारखंड में आपको पता ही होगा यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है इसको कहा जाता है मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये वाला रीजन जो है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं मिनरल्स पेनिनसुलर इंडिया में, और पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में, जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल का रीजन आता है। तो यहाँ पे अगर कोल की बात करेंगे तो कोल रिजर्व्स में अराउंड 97% आपको दामोदर अगर आपको पता होगा झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, तो ये उसका बेसन जो है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अराउंड सोन रिवर भी यहीं पर है। महानदी आपको पता ही होगा यहाँ उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा गोदावरी यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थ्रू जाती है। तो ये वाला रीजन जो है, जो कि ये कोस्टल रीजन है जो मैंने बताया आपको, जिसमें आपका उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसमें अराउंड 97% कोल रिजर्व जो है इंडिया के वो यहीं पे है। मतलब जितना भी कोल इंडिया के अंदर पाया जाता है 97% इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो ये रीजन जो है इसमें आपको 97% कोल इंडिया का मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो एक तो है गुजरात में हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है यहाँ पे, और एक मुंबई से अराउंड 170 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ खंबाट है। गल्फ ऑफ खंबाट के अंदर मुंबई हाई है। मुंबई हाई बेसिकली वो जगह है जहाँ से ये यहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो मुंबई हाई, गुजरात और यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आपको यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इन्हीं 3 जगहों से निकलता है। तो ये जो है ये 3 पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं, गुजरात, यहाँ मुंबई हाई और असम। देन अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो पेट्रोलियम थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन्स में। तो यहाँ आपको नीचे एक तो आंध्र प्रदेश में, थोड़ा तमिलनाडु में भी थोड़ा थोड़ा पेट्रोलियम निकलता है, लेकिन ज्यादातर आपको ये 3 जगहों से पेट्रोलियम निकलता है। तो ब्रॉडली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को हम 3 बेल्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, मतलब जो ये नॉर्थ ईस्ट, पहले तो हम देखते हैं कि ये प्लेटू है, ये जो है ये पेनिनसुला है। तो इस पेनिनसुला में अगर आपने पढ़ा होगा कि ये बेसिकली ये प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज का बना हुआ है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट इसका, एक तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया, लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो नॉर्थ ईस्ट है वो आएगा ये झारखंड, उड़ीसा का रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन, जो मैंने आपको बताया जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो एक ये वाला रीजन है जो कि मिनरल रिच है। सेकंड इज साउथ वेस्टर्न, वो नीचे वाला रीजन है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक रीजन। और थर्ड वन इज द नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न आपका ये राजस्थान आएगा, आपका गुजरात एंड ये महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा आएगा। तो इन 3 में हम डिवाइड करते हैं, इन 3 बेल्ट्स में हम मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब पढ़ते हैं तो इन 3 में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 जो है इनमें सबसे ज्यादा हमें मिनरल्स को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वो यही आएगा, और इसमें आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि आपका झारखंड है, जो मैंने आपको बताया जिसको हम कहते हैं मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। इसके अलावा उड़ीसा का प्लेट्यू नीचे है, ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के थोड़े से पार्ट्स ये जो हैं ये इनमें हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका जैसे डिफरेंट मिनरल्स हमें यहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा नीचे वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का ये जो रीजन है यहाँ से भी हमें डिफरेंट फेरस मेटल्स लाइक बॉक्साइट, आयरन और मैग्नीज और नॉन फेरस जिसमें हम देखते हैं लाइमस्टोन और कोल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो इस रीजन में भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इसको विद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन तो ये वाला रीजन जो है ये उतना मिनरल रिच नहीं है, इतने डाइवर्सिफाइड मिनरल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं जितने हमें ऊपर
नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में देखने को मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे केरला। केरला की जो बीच है, केरला का जो कोस्टल रीजन है, वहां पे मोनाजाइट सैंड पाई जाती है और मोनाजाइट सैंड से थोरियम निकलता है। थोरियम अगर आपने मे भी कहीं पे सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक तो थोरियम यूज होता है और यूरेनियम यूज होता है। तो थोरियम जो है वो मोनाजाइट सैंड निकलता है, एक पर्टिकुलर टाइप की सैंड होती है जो कि केरला के कोस्ट पे पाई जाती है। तो थोरियम सबसे ज्यादा निकलता है केरला से और केरला के अंदर मोनाजाइट सैंड पाई जाती है। इसके अलावा बक्साइट क्ले और एक मिनरल है जो कि केरला के कोस्टल रीजन से हमें देखने को मिलता है। तो ये दो रीजन्स होंगे। थर्ड वन इज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्ट में आपका राजस्थान आएगा और गुजरात और नीचे थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन आएगा। तो राजस्थान के अंदर वी हैव द अरावली रेंज। अरावली जो है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। तो अरावली रेंज जो है, अरावली और यहाँ पे गुजरात, इनमें भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो जब अर्थ बन रही थी, तो जिस टाइम पे अर्थ बन रही थी, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, तो पहले अर्थ जो थी बेसिकली ये गर्म थी, लावा था चारों तरफ। तो धीरे धीरे जब ये ठंडी होने लगी तो उस टाइम पीरियड को हम आर्कियन इयॉन कहते हैं। आर्कियन इयॉन। उस टाइम पे जो रॉक्स बनी वो इग्नियस रॉक्स उस टाइम पे बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इग्नियस रॉक्स जो बेसिकली थी वो लावा के ठंडे होने की वजह से जो बनी, धीरे धीरे उनमें लाखों सालों के बाद वो करोड़ होती गई। उनमें धीरे धीरे जो है उनमें एरोड होने लगी। वो एरोजन से जब वो वहां से थोड़ा थोड़ा जो रॉक्स के थोड़े थोड़े टुकड़े जो है वहां से निकले और किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो गए, और जहां दूसरी जगह वो डिपॉजिट है वहां पे दूसरी रॉक्स बनने लगी। उन रॉक्स को हम कहते हैं धारवाड़ रॉक्स। उस एरा को हम कहते हैं धारवाड़ एरा और उन रॉक्स को कहते हैं हम धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। तो वो रॉक्स हम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इस वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। तो उन्हीं के अंदर हमें डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलती है। ना इसमें हम देखते हैं कि कॉपर, जिंक जो है ये ज्यादातर मिनरल्स इस रीजन में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि लेड और जिंक, जब हम आगे पढ़ेंगे, लेड और जिंक हमें सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रिजर्व्स लेड और जिंक के जो है वो राजस्थान के अंदर है। और मोस्ट आई वुड से कि लगभग 90% के ऊपर लेड और जिंक की प्रोडक्शन राजस्थान से ही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कॉपर जो है, कॉपर हमें एमपी से निकलता है और एमपी का पार्ट भी ऑलमोस्ट इस रीजन में, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है एमपी का, वो काउंट होता है। राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान में और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको थोड़ा पता होगा, आइडिया होगा इस चीज का, कि राजस्थान मार्बल, आपने सुना होगा कि मार्बल हाउसेज जो है ज्यादातर राजस्थान से लेके आते हैं। क्योंकि राजस्थान में हम देखते हैं कि अरावली जो है, अरावली रेंज, उसके अराउंड हमें देखने को मिलता है कि बिल्डिंग स्टोन्स जो होती हैं, जिसमें सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, ये इसके डिपॉजिट बहुत ज्यादा राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हमें जिप्सम कहाँ से मिलता है, वो राजस्थान से मिलता है। तो याद रखना है कि राजस्थान में हमें अरावली रेंज है और अरावली रेंज के अराउंड हमें बिल्डिंग मटेरियल्स के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में और मुंबई के कोस्ट, जिसको हम, जैसे मैंने बताया कि मुंबई हाई जिसे हम कहते हैं, मुंबई कोस्ट से अराउंड 170 किलोमीटर्स दूर वहाँ ऑयल वेल्स हैं, वहाँ पे जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। तो गुजरात और मुंबई कोस्ट जो है ये पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए फेमस है। गुजरात और राजस्थान दोनों में हमें सॉल्ट देखने को मिलता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा। हमने यहाँ पे राजस्थान में हमने पढ़ा था सांबर लेक, अगर आपको याद होगा, वहां से हम सॉल्ट निकालते हैं, और यहाँ पे भी हम गुजरात के कोस्ट पे भी सॉल्ट निकालते हैं। तो ये तो 3 रीजन्स हो गए। अब ऊपर जो बचा है रीजन, उसमें भी थोड़े थोड़े हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। हिमालयन बेल्ट में हम देखते हैं कि कॉपर थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन थोड़े थोड़े हमें यहाँ ऊपर से भी देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं आगे कि कोल भी हमें जम्मू एंड कश्मीर से कोल निकलता है। बेस्ट क्वालिटी का कोल हमें जम्मू एंड कश्मीर के कालाकोट रीजन से निकलता है। इसके अलावा असम वैली जो है, यहाँ से हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई मिनरल्स की इंडिया के अंदर। सबसे पहले अब हमें पढ़ना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हर एक मिनरल के। तो डिफरेंट मिनरल्स हैं, हमें देखना है कि कहाँ से सबसे ज्यादा, कौन सा, किस स्टेट से मिनरल निकलता है।
तो सबसे पहले हम उड़ीसा के बारे में जानेंगे। तो उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में से सबसे ज़्यादा हमें आयरन ओर की प्रोडक्शन होती है। तो आप यहाँ पे शायद आप बोलोगे कि झारखंड से निकलता है या कहीं और से निकलता है। जो मैं यहाँ पे डेटा आपको दूंगा वो गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हुआ 2019-2020 का ये डेटा है। तो 2019-20 में सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है वो उड़ीसा से निकला था। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा करता है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम आयरन ओर देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा झारखंड से निकल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी 2019-20 ईयर में जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा ही से ही निकाला गया, क्योंकि मे बी झारखंड में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ से नहीं निकाला जा सकता अभी, जहाँ अभी जो है वो सुइटेबल नहीं है फॉर एक्सकवेशन, जहाँ से हम नहीं निकाल सकते अभी डिफरेंट मिनरल। बक्साइट, बक्साइट जो है ये एक और है जिससे हम अल्युमिनियम निकालते हैं। अल्युमिनियम की एक और है जिसे बक्साइट कहा जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उड़ीसा में। और क्रोमाइट, जैसे मैंने बताया, इट्स ए मिक्सचर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन, ये भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उड़ीसा से। तो उड़ीसा से 3 मिनरल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। वन इज़ आयरन ओर, सेकेंड इज़ बक्साइट एंड थर्ड इज़ क्रोमाइट। तो इसको आप CBI याद रख सकते हो, CBI, क्रोमाइट, बक्साइट एंड आयरन ओर। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, और एक रीजन है जहाँ से हमें मैंगनीज, कॉपर और डायमंड सबसे ज़्यादा निकलते हैं। तो जो मध्य प्रदेश है इसको डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डायमंड बेसिकली वहाँ पे एक पन्ना माइन है, पन्ना वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क भी है। तो पन्ना जो है, पन्ना को कहते हैं डायमंड इन द क्राउन ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहाँ पन्ना माइन है, पन्ना माइन से डायमंड निकलता है। तो सबसे ज़्यादा डायमंड पन्ना मध्य प्रदेश से निकलता है। कॉपर भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से निकलता है, और मैंगनीज भी सबसे ज़्यादा MP से निकलता है। तो MP से MCD से मैकडोनाल्ड्स, नहीं सुना आपने, MCD जिसे कहते हैं, तो मैकडोनाल्ड्स MCD सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से निकलता है, मैंगनीज, कॉपर एंड डायमंड। नेक्स्ट झारखंड, झारखंड मैंने बताया आपको कि ये मिनरल हाउस ऑफ इंडिया छोटा नागपुर प्लेट्यू वो झारखंड में आता है। एंड यहाँ से हमें माइका देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, ग्रेफाइट यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है, और यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड से निकलता है। तो झारखंड से 3 चीज़ें निकलती है, MUG आप याद रख सकते हो, MUG, माइका, यूरेनियम एंड ग्रेफाइट। इसके बाद कर्नाटका से सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। तो गोल्ड प्रोडक्शन में सबसे ऊपर जो है वो कर्नाटका है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो सबसे ज़्यादा बिहार से निकल सकता है, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे रिजर्व्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कर्नाटका से, निकलता सबसे ज़्यादा कर्नाटका से। इसके बाद राजस्थान, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिनरल रिजर्व्स हैं। वी हैव सिल्वर, लेड एंड जिंक, जैसे मैंने बताया जावर माइन इंपॉर्टेंट एक माइन है जिसे जावर माइन कहते हैं। जावर माइन से लेड और जिंक निकलता है, वहाँ से सिल्वर भी निकलता है, और जिप्सम मैंने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल्स में वी हैव राजस्थान। तो राजस्थान से ये 3 चीज़ें निकलती है, सिल्वर, लेड एंड जिंक और जिप्सम, ये हमें राजस्थान से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मार्बल, वो भी ज़्यादा राजस्थान से निकलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और एक रीजन है यहाँ, ये बीच में ये जो है ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से टिन सबसे ज़्यादा निकलता है, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा थोरियम जो है वो मोनाजाइट सैंड से निकलता है, जो कि है केरला के कोस्ट पे। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से मिनरल की कौन सी है। और रिजर्व्स में आपको बताया कि रिजर्व सबसे ज़्यादा आयरन और झारखंड में है, लेकिन प्रोड्यूस उड़ीसा करता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा रिजर्व बिहार के अंदर है, लेकिन प्रोड्यूस कर्नाटका करता है। वन बाय वन इनको हम देखेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद आयरन ओर। इंडिया में आयरन ओर जो है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया अराउंड 20% टोटल वर्ल्ड के जो आयरन और रिजर्व्स है वो इंडिया के अंदर है, और सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया की अर्थ के अंदर, इंडिया की ज़मीन के अंदर है। तो फर्स्ट नंबर पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। ये क्या है बेसिकली, जो रशिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, इस तरह की जो कंट्रीज़ है वो सेंट्रल एशिया में जो आती हैं, उनकी कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो वो मिल के उन सारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आयरन रिजर्व्स पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है। प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ नंबर पे है, रिजर्व्स में सेकेंड नंबर पर है। सबसे ज़्यादा आयरन और जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करती है इंडिया, वो जापान को करती है। और प्रोडक्शन में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उड़ीसा से निकलता है। 2019-2020 में 59% उड़ीसा से निकला है, छत्तीसगढ़ से 14% निकला है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन। और जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यहाँ उड़ीसा करता है, उड़ीसा प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द आयरन, लेकिन
अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो झारखंड के अंदर हैं। और अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन के 4 टाइप्स हैं, बेसिकली आयरन ओर के, तो जहाँ से आयरन निकलता है उस ओर के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द मैग्नेटाइट आयरन ओर। मैग्नेटाइट जो है इसको ब्लैक ओर भी कहते हैं, ये ब्लैक इन कलर होता है और सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट इसी में होता है, क्योंकि ओर जब हम निकालते हैं तो उसमें जो मेटल हमें निकालना होता है या जो हमें वहाँ से एलिमेंट निकालना होता है उसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो मैग्नेटाइट है उसमें अराउंड 72% आयरन कंटेंट होता है। सेकेंड इज द हेमेटाइट, जिसको रेड ओर भी कहते हैं, उसमें अराउंड 70% के आसपास उसमें आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर पाया जाता है वो हेमेटाइट ही होता है। याद रखना है कि हेमेटाइट जो है ये सेकंड नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी या इन टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट, और इंडिया में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट आयरन ओर ही पाया जाता है। इनमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि बोथ इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इंडिया में, एंड बोथ इन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, तो क्वालिटी में भी हेमेटाइट सबसे ज़्यादा निकलता है, तो हेमेटाइट भी एक अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर है। इसके अलावा वी हैव द लिमोनाइट। लिमोनाइट को हम ब्राउन ओर भी कहते हैं, इसमें सिर्फ 60% आयरन कंटेंट होता है। और सिडराइट जो है ये इसमें आयरन कंटेंट 50% से भी कम होता है, अराउंड 45% होता है, इसको हम ग्रे ओर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंस में याद रखोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर है। तो ये वाला बेल्ट जो है, दिस उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है, लाइक हम उड़ीसा के अंदर वी हैव द गुरु महिसेनी माइन और बादम पहाड़ माइन। तो बादम पहाड़ माइन और गुरु महिसेनी माइंस ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उड़ीसा में। तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको माइंस, इंपॉर्टेंट माइंस का पता होना चाहिए। तो गुरु महिसेनी और बादमपुर माइंस ये उड़ीसा के अंदर है, यहाँ से आयरन ओर निकलता है। और अगर हम झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के अंदर वी हैव द बारा जामडा जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये वाला छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र इज ये, तो ये वाला रीजन जो है, दिस रीजन हियर, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है। यहाँ पे वी हैव द दाराजारा माइन। दाराजारा माइन जो है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक माइन है जिसे हम बेलाडीला माइन कहते हैं। याद रखोगे आप, बेलाडीला माइन जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये एशिया की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड माइन है। एशियाज लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इज द बेलाडीला माइन, जो कि है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में लोहारा डिस्ट्रिक्ट, पीपलगांव, सूरजगढ़ रीजन, ये ईस्टर्न महाराष्ट्र, दिस इज ईस्टर्न महाराष्ट्र, ये वाला रीजन जो है, इसमें हमें इन रीजन्स में आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें आपको बस माइंस के नाम याद रखने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेलाडीला माइन है, और गुरु महिसिनी, बादम पहाड़ ये याद रखना है, ये उड़ीसा के अंदर है, और बारा जामडा ये याद रखना है, ये झारखंड के अंदर है। कर्नाटक के अंदर वी हैव बेलरी, हॉस्पेट, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकर, इन एरियाज में हमें देखने को मिलता है आयरन ओर के डिपॉजिट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कुद्रेमुख माइन। कर्नाटक के अंदर बाबा बुदान हिल्स है, अगर आपको पता होगा, कर्नाटक के अंदर वी हैव बाबा बुदान हिल्स, और बाबा बुदान हिल्स में कुद्रेमुख माइन है। कुद्रेमुख माइन से हमें मैग्नेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट विच इज द प्योरेस्ट, और वो वाली आयरन ओर जिसमें सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट होता है, 72% आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट आयरन ओर में होता है, और वो मिलता है हमें कुद्रेमुख माइन से, जो कि है कहाँ पे, दैट इज इन बाबा बुदान हिल्स, जो कि कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ये देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर वी हैव सालिम, त्रिचिपली, नॉर्थ एर्कोबेट बेल्ट, जिसमें आपको ये आयरन ओर डिपॉजिट्स में देखने को मिलते हैं। और केरला के अंदर कोझिकोडी डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, कोझिकोडी में भी आपको आयरन ओर के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, अगर ये वाला रीजन, अब वहां से तो हमने ईस्टर्न पार्ट देखा था महाराष्ट्र का, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ गोवा में आप देखते हो कि गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का जो है, यहाँ पे भी आयरन ओर के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीजें ये हैं, एक तो याद रखना है कि कुद्रेमुख माइन कर्नाटक के अंदर है, वहां से मैग्नेटाइट मिलता है हमें। लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन बेलाडीला माइन है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। गुरु महिसेनी और बादम पहाड़ ये उड़ीसा के अंदर है, और बारा जामडा जो है ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान से भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से हमें आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट इज मैंगनीज। तो मैंगनीज में अगर हम देखेंगे तो मैंगनीज ज्यादातर एज रॉ मटेरियल यूज होता है इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये भी पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, लाइक आयरन ओर भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जो कि धारवाड़ एरा की है। सेम मैंगनीज भी उन ही सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है जो धारवाड़ एरा की होंगी।
इसमें अगर इसकी मेजर ओर्स की बात करेंगे तो इसमें हमें सिलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट और रोडोक्रोसाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिनसे हमें मैंगनीज मिलता है। अगर इंडिया की मैंगनीज की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का इंडिया। तो टॉप पे चाइना है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज चाइना से निकलता है। गोल्ड भी सबसे ज़्यादा चाइना से निकलता है। टी मतलब चाय जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना से निकलती है। लेकिन इंडिया जो है मैंगनीज में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो जैसे आयरन भी रिजर्व्स में 2nd नंबर पे इंडिया है, तो वैसे ही मैंगनीज में भी 2nd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, ओनली नेक्स्ट टू जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में सबसे ज़्यादा हमें मैंगनीज के ओर देखने को मिलती है। अगर मैंगनीज रीजन्स की बात करेंगे तो इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो मैंगनीज में वी हैव क्योंझार एंड मयूरभंज, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रीजन्स है उड़ीसा के अंदर। क्योंझार एंड मयूरभंज उड़ीसा के अंदर है जहाँ से हमें मैंगनीज मिलता है। इसके अलावा वी हैव बालघाट एंड छिंदवाड़ा एमपी के अंदर है। एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। याद रखना है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा निकलता है मैंगनीज और वहाँ पे है बालघाट एंड छिंदवाड़ा रीजन। सिंहभूम जो हमने आयरन ओर में भी देखा था, तो सिंहभूम जो है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर, वहाँ से भी आयरन ओर मिलता है। उदयपुर एंड बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान के अंदर है, वहाँ से भी मैंगनीज देखने को मिलता है। इसके अलावा गोवा से भी हमें थोड़ा मैंगनीज देखने को मिलता है। एमपी, जैसे मैंने आपको बताया कि एमपी मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा मैंगनीज की प्रोडक्शन होती है और 2019-2020 में अराउंड 33% प्रोडक्शन जो हुई थी टोटल, वो मध्य प्रदेश से ही हुई थी। इसके बाद भी है बक्साइट। बक्साइट एल्युमिनियम जो है वो बक्साइट ओर से निकाला जाता है और 5th लार्जेस्ट बक्साइट रिजर्व्स इंडिया के अंदर है। तो अभी तक हमने आयरन और मैंगनीज देखा था, उसमें हम देखा था कि दोनों में 2nd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बक्साइट में 5th नंबर पे इंडिया आता है। उड़ीसा जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बक्साइट का। उसके बाद गुजरात और झारखंड में भी थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन बक्साइट जो है वो ज़्यादातर आपको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक तो यहाँ उड़ीसा, झारखंड और यहाँ आंध्र प्रदेश के रीजन्स में आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बक्साइट का। अगर आपको याद होगा मैंने CBI आपको बताया था, C से क्रोमाइट, B से बक्साइट, I से आयरन ओर, तो ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा से निकलते हैं। इसमें कालाहांडी एंड कोरापुट माइंस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कालाहांडी माइन और कोरापुट माइन ये उड़ीसा के अंदर है और यहीं से 71% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन बक्साइट की होती है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी बक्साइट निकलता है, हाई ग्रेड बक्साइट निकलता है पुंछ और उधमपुर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ और उधमपुर से बक्साइट की हाई ग्रेड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है बक्साइट का वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कॉपर। कॉपर, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर सबसे ज़्यादा MP के अंदर मिलता है। तो कॉपर की जो मेन ओर्स हैं उनमें आपको आपकी चाल्कोपाइराइट है, चाल्कोसाइट है, ब्रोनाइट है, क्यूप्राइट और एडियोराइट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिनसे कॉपर निकलता है। और मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर क्वान्टिटेटिवली, मतलब अगर वजन के हिसाब से देखेंगे, क्वान्टिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा MP से निकलता है। लेकिन राजस्थान जो है वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1st नंबर पर आता है। मतलब अगर टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू के हिसाब से राजस्थान है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप MP याद रखो कि MP इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर चिली से निकलता है। चिली जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज माइका। माइका जो है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है और इंडिया जो है ये शीट माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। याद रखना है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शीट माइका और इसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही किया जाता है। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड अराउंड 50% प्रोड्यूस करता है टोटल माइका का। तो माइका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है झारखंड से। इसके अलावा आंध्रा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और MP से भी निकलता है, लेकिन आपको बस लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो याद रखनी है, दैट इज झारखंड। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर माइन है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर वी हैव गोलकोंडा माइन, वी हैव नेल्लोर माइन। तो इस तरह की यहाँ पे एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से हमें बेस्ट क्वालिटी का माइका देखने को मिलता है। देन वी हैव डायमंड। डायमंड भी मैंने आपको बताया कि डायमंड जो है हमें MP से ही देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन MP से ही होती है। वहाँ पे मैंने बताया पन्ना माइन है, पन्ना माइन को कहते हैं डायमंड इन द क्राउन ऑफ मध्य प्रदेश। तो डायमंड जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि डायमंड इज बेसिकली एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन और ये हार्डेस्ट एलिमेंट
है टू बी फाउंड ऑन अर्थ। मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना माइन जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और डायमंड की। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूरत, गुजरात के अंदर एक सिटी है दैट्स कॉल्ड एज सूरत। सूरत इज द लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पूछा जा सकता है। देन साउथ अफ्रीका की अगर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स दुनिया के अंदर डायमंड के किम्बरली के अंदर है, जो साउथ अफ्रीका में आते हैं। तो मे भी आपने सुना होगा या कहीं देखा होगा मूवीज़ में, तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका से बहुत ज़्यादा डायमंड, वहाँ पे डायमंड के बहुत सारे रिजर्व्स हैं और वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर किम्बरली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स पाए जाते हैं। और कोहिनूर डायमंड के बारे में आपने सुना होगा। कोहिनूर डायमंड जो है वो बेसिकली निकाला गया था आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा माइन से। इंपॉर्टेंट माइन है, याद रखना है कि गोलकोंडा माइन ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ से निकाला गया था कोहिनूर डायमंड। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड जो है ये एक प्रेशियस मेटल है, आपको पता ही होगा, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स की वीन्स में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है गोल्ड कर्नाटका, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो है वो बिहार के अंदर है। बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, ये मैंने आपको बताया। और अगर इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड की बात करें, गोल्ड फील्ड मतलब बेसिकली वो एरिया जहाँ से ये गोल्ड निकाला जाता है, जहाँ पे माइन बनाई जाती है और फिर वहाँ से वो गोल्ड निकाला जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है KGF, दैट इज़ कोलार गोल्ड फील्ड। जो मूवी आपने देखी होगी शायद KGF, तो KGF इज़ बेसिकली सच में एक माइन है कर्नाटका के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज कोलार गोल्ड फील्ड्स। कोलार रीजन में आता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये एक गोल्ड माइन है कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा वी हैव द हुटी गोल्ड फील्ड्स जो कि है कर्नाटका के अंदर, रामगिरी गोल्ड फील्ड जो कि है आनंदपुर आंध्र प्रदेश के अंदर। चाइना जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का पूरी दुनिया के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान। सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल है और इसकी ओर्स आर्जेंटाइट और क्लोरागाइराइट हैं। जैसे मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं से होती है। इसके अलावा भरूच गुजरात से भी सिल्वर थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट माइन है जावर माइन, याद रखना है। जावर माइन राजस्थान के अंदर है, वहाँ से हमें सिल्वर मिलता है। इसके अलावा वहाँ से लेड और जिंक भी निकलता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर वी हैव द KGF जो कि है कोलार गोल्ड फील्ड्स, वहाँ से सिल्वर भी हमें मिलता है। मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट लेड एंड जिंक। लेड एंड जिंक में आप याद रखोगे कि लेड एंड जिंक जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है राजस्थान से। लेड एंड जिंक बेसिकली ये दो मेटल्स हैं। लेड जो है ये गैलेना ओर से निकलता है, तो याद रखना है कि गैलेना जो है ये लेड की ओर है। इसके अलावा जिंक की अलग अलग ओर्स हैं। वी हैव जिंक सल्फाइड, वी हैव कैलामाइन, जिंकाइट एंड हमें मॉर्फाइट। तो ये कुछ ओर्स हैं जिनसे हमें जिंक और लेड मिलता है। लेड जो है ये ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है और जिंक जो है वो पेंट बैटरीज और मेडिसिन में यूज़ होता है। जिंक जो है ये एक चमकीला एक शाइनी सब्सटेंस होता है, इस वजह से इसको पेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने जिंक की बैटरीज देखी होगी, जिंक जो है उनमें यूज़ होता है। और मेडिसिन में आपने देखा कि आयरन और जिंक की गोलियाँ दी जाती हैं, यूजुअली फीमेल्स को ये दी जाती हैं। राजस्थान मैंने आपको बताया कि राजस्थान 2019 और 2020 में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लेड एंड जिंक जो है वो राजस्थान से ही निकाला गया था। और राजस्थान के अंदर वी हैव जावर माइन। जावर माइन जो है वहाँ से निकलता है लेड एंड जिंक, एंड वो उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है। उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है और इसको एडमिनिस्टर करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जैसे हमने देखा था गोलकोंडा माइन जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, गोलकोंडा माइन जो है जहाँ से कोहिनूर निकाला गया था, वैसे ही और एक माइन है जिसे नालकोंडा माइन कहते हैं। उसके अलावा वी हैव कुरनूल माइन। तो कुरनूल माइन और नालकोंडा माइंस आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो लेड रिजर्व्स के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट वी हैव जिप्सम। जिप्सम जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजर, सीमेंट और सल्फर को की प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसको बनाने में यूज़ होता है। और जिप्सम हमें सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ से? राजस्थान से। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है और 90% इसकी प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट राजस्थान से ही होती है। वहाँ पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये निकलता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट से हमें जिप्सम की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसको ब्लैक लेड भी कहते हैं और जिसको हम प्लम गुक भी कहते हैं। ये हम पेंसिल की लेड्स को बनाने के लिए या एटॉमिक रिएक्टर्स में एज मॉडरेटर भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में झारखंड टॉप पे आती है। सबसे ज़्यादा लेड ग्रेफाइट जो है वो झारखंड से निकलता है। इसके अलावा कालाहांडी माइन जो मैंने आपको बताया उड़ीसा के अंदर, वहाँ से भी और आंध्र प्रदेश से भी ग्रेफाइट निकलता है। नेक्स्ट इज टिन। टिन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से निकलता है। कैसेटाराइट मेन ओर है जिससे टिन निकलता है और यूजुअली टिन जो है इसकी शीट्स बनाई जाती हैं
जो आप घर पे आपने देखा होगा, आपकी छत बनी होगी इसकी। इसके अलावा एलॉयज भी इससे बनाई जाती है और सोल्डरिंग इंडस्ट्री में भी टिन का यूज़ है। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से हमें सबसे ज़्यादा टिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट द यूरेनियम। यूरेनियम जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मेजर ओर्स में वी हैव पिच ब्लेंड एंड वी हैव थोरनाइट। और जादूगोड़ा माइन झारखंड के अंदर है जहां से सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है। तो मेनली जादूगोड़ा माइन याद रखना है, जादूगोड़ा माइन इज इन झारखंड, जहां से हमें यूरेनियम मिलता है। इसके अलावा नेल्लोर हमने देखा था आंध्र प्रदेश के अंदर है। एंड वी है उदयपुर राजस्थान, मेघालय, लद्दाख से भी हमें यूरेनियम के रिजर्व्स वहाँ भी पाए जाते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं यूरेनियम के, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे आगे कजाकिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस कजाकिस्तान में होता है, लेकिन रिजर्व्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं यूरेनियम के। नेक्स्ट इज क्रोमाइट। क्रोमाइट जैसे मैंने बताया ये क्रोमियम और आयरन का एक मिक्सचर होता है, और इंडिया जो है क्रोमाइट की प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर साउथ अफ्रीका। मेटल क्रोमाइट जो मैंने बताया आपको कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम होता है, और ये रिफ्रैक्टिव वर्क्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और उड़ीसा जो है ये ऑलमोस्ट क्रोमाइट की ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोडक्शन यहीं से होती है। तो उड़ीसा से सबसे ज़्यादा क्रोमाइट की प्रोडक्शन होती है। अगर आप याद होगा CBI मैंने बताया था, C फॉर क्रोमाइट, B फॉर बक्साइट एंड आई फॉर आयरन ओर। तो ये तीन हमें मिनरल्स निकलते हैं सबसे ज़्यादा उड़ीसा से। इसके उड़ीसा के अंदर भी है सुकिंडा माइन। सुकिंडा माइन लार्जेस्ट माइन है क्रोमाइट की उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, और ये मोनाजाइट सैंड से निकलता है जो कि केरला में पाई जाती है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी केरला ही है फॉर थोरियम। इस तरह की एक सैंड होती है जो आपको जहाँ से थोरियम निकलता है, इसको मोनाजाइट सैंड कहते हैं। और इंडिया 4th नंबर पे आता है थोरियम रिजर्व्स में। तो फिर से रिवाइज करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में हमने देखा कि CBI, क्रोमाइट, बॉक्साइट और आयरन ओर सबसे ज़्यादा उड़ीसा से निकलते हैं, लेकिन आयरन ओर के सबसे ज़्यादा रिजर्व झारखंड के अंदर है। इसके बाद वी सॉ के MCD मध्य प्रदेश से हमें मैंगनीज, कॉपर और डायमंड निकलता है। हमने देखा कि डायमंड जो है पन्ना माइन है डायमंड के लिए फेमस, और पन्ना माइन से हमने देखा था कि पन्ना माइन को कहते हैं डायमंड इन द क्राउन ऑफ मध्य प्रदेश। और इसके अलावा हमने देखा था कि गोलकोंडा माइन आंध्र प्रदेश के अंदर है, जहाँ से हमने देखा था कि जहाँ से कोहिनूर डायमंड को निकाला गया था, गोलकोंडा माइन आंध्र प्रदेश से। इसके बाद वी हैव द माइका, झारखंड के अंदर सबसे निकलता है। इसके हमने देखा था MUG, माइका, ग्रेफाइट एंड यूरेनियम, ये तीनों जो है निकलते हैं झारखंड से सबसे ज़्यादा। इसके बाद वी सा गोल्ड, सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक से निकलता है, लेकिन इसके रिजर्व जो हैं हमने देखा था कहाँ पे, बिहार में सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक में हमने देखा था KGF भी है, दैट इज़ कोलार गोल्ड फील्ड्स। इसके अलावा हट्टी गोल्ड फील्ड्स, वो भी कर्नाटक के अंदर हैं। देन वी सॉ सिल्वर सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकलता है, वहाँ पे हमने देखा था जावर माइन, वहाँ से लेड और जिंक की प्रोडक्शन भी होती है, राजस्थान के अंदर ही है। जिप्सम वो भी हमने देखा था, वो भी राजस्थान से सबसे ज़्यादा निकलता है। देन वी सॉ टिन सबसे छत्तीसगढ़ से निकलता है। और उसके बाद हमने देखा था थोरियम, मोनाजाइट सैंड से निकलता है, वो जो कि हमें केरला के अंदर पाई जाती है। नाउ विल मूव ऑन टू द एनर्जी रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स बेसिकली क्या है कि कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और आज की दुनिया में एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूज़ करते हैं। पहले इन 18th सेंचुरी या सबसे जो हिस्ट्री में हम पीछे देखते हैं तो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ किया करते थे। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम यूजुअली उनसे हीट प्रोड्यूस करते हैं, या उनसे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, या उस हीट एनर्जी को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो पीछे हम देखते हैं पीछे कि हम डायरेक्टली इन फ्यूल्स को बर्न करते थे, वुड को बर्न करते थे या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते थे, और हीट वहाँ से जनरेट करते थे। फिर हमने उस एनर्जी को धीरे धीरे कन्वर्ट करना सीखा। हमने देखा कि किस तरह से हम फिर उस कोल को बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम से हम फिर स्टीम इंजन चला सकते हैं। तो फिर उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ट्रेन को चला सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि हम थर्मल पावर प्लांट्स बनाने लगे। हम क्या करते थे, कोल को जला के हम हीट प्रोड्यूस करते थे, उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, स्टीम प्रोड्यूस होने से टर्बाइंस मूव होने लगती थी। जब टर्बाइंस रोटेट होती थी तो वहाँ से जनरेट करते थे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी रिसोर्स की बात करेंगे, हम कोल हमारे पास एनर्जी रिसोर्स है, वी हैव विंड एनर्जी, यूरेनियम उससे भी एनर्जी निकलती है, पेट्रोलियम से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, हाइड्रो पावर
सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो हैं ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एनर्जी रिसोर्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हो सकते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, जिनको हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी आएगी, जिसमें आपकी विंड एनर्जी आएगी, जो खत्म नहीं होगी। देन इसके अलावा वी हैव द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जिसमें कोल, पेट्रोलियम आएगा, जो कि अगर आप एक बार यूज करोगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है ऑन दिस अर्थ वो फिक्स्ड है, उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। देन वी हैव द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली जिनमें न्यूक्लियर फिजिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, डिफरेंट प्रोसेस को यूज करते हैं, जिनमें हम एटम्स को ब्रेक करके या एटम्स को फ्यूज टुगेदर करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम यूरेनियम को यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनरल फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल फ्यूल जो बेसिकली हम इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं, या जिन फ्यूल्स को बर्न करके हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को मिनरल फ्यूल्स कहते हैं। वो हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। मिनरल फ्यूल्स में एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। और ये जो हैं इनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं जो कन्वेंशनल है, जिनको आप यूज़ कर रहे हो, जो आप मान सकते हो कि जिनको आप कॉमनली जो यूज़ होते हैं। इसके अलावा वी हैव द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, लाइक सोलर एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव जियोथर्मल एनर्जी। ये जो है जियोथर्मल एनर्जी, इस तरह की जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो नॉन कन्वेंशनल में आएंगी, और वो नॉन कन्वेंशनल यूजुअली इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, और जो कन्वेंशनल जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में ज़्यादा, वो ज़्यादातर एग्जॉस्टेबल होते हैं। विल स्टार्ट विद द कोल। कोल जो है इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन कोल को बर्न करके, किसी चीज़ को बर्न करके, वहाँ पे ये कोल बर्न किया जाता था, और जब ये कोल बर्न होता था तो वहाँ से स्टीम जनरेट होती थी, तो स्टीम से फिर टर्बाइन रोटेट करता था, और जब टर्बाइन रोटेट करता था तो फिर वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर हम इंडिया की टोटल कमर्शियल एनर्जी की बात करेंगे, जितनी भी कमर्शियल एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस होती है, उसमें से 67% कोल की वजह से प्रोड्यूस होती है। और अगर हम मेन रीजन्स की बात करेंगे तो गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है कोल सबसे ज़्यादा, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा के रीजन में, दिस रीजन दैट्स वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज झारखंड एंड दिस उड़ीसा। इस रीजन में हमें सबसे ज़्यादा कोल के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। गोंडवाना रॉक्स क्या है, बेसिकली अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है, इंडिया पहले एशिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, तब कॉन्टिनेंट्स दो ही हुआ करते थे। इंडिया जो है वो गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था, फिर उससे टूट के ये आया और इस लॉरेशियन पार्ट से टकरा के इसी का पार्ट बन गया। तो तब जो रॉक्स बनी थी, जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, उन रॉक्स को गोंडवाना रॉक्स कहते हैं। तो वो गोंडवाना रॉक्स बेसिकली, ये वाले रीजन में जो रॉक्स पाई जाती हैं वो गोंडवाना एरा की हैं, वो उसी टाइम की है। तो उन्हीं में हमें ज़्यादातर कोल के रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो कोल को निकालने के लिए अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करने की पहली कोशिश को देखेंगे तो वो रानीगंज वेस्ट बंगाल से की गई थी। तो आप मान सकते हो कि वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फर्स्ट कोल माइंस इन इंडिया दैट वाज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर थी। कोल के 4 टाइप्स हैं, जैसे हमने देखा था आयरन ओर के 4 टाइप्स हैं, वैसे ही कोल के भी 4 टाइप्स हैं। वन इज एंथ्रासाइट, सेकंड इज ब्यूटामिनियस, थर्ड इज लिग्नाइट एंड फोर्थ इज पीट। एंथ्रासाइट जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है। इसमें कार्बन कंटेंट 80% से ज़्यादा होता है, और इंडिया के अंदर ये कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट हैज़ मोर देन 80% ऑफ कार्बन, और ये कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्यूटामिनस। ब्यूटामिनस जो है इसमें 80% तक, 60 से लेके 80% तक कार्बन कंटेंट होता है, और 80% इंडिया के अंदर जो कोल निकलता है वो ब्यूटामिनस का ही होता है, ब्यूटामिनस ही होता है। थर्ड इज लिग्नाइट। लिग्नाइट में 40 से लेकर 60% तक कार्बन कंटेंट होता है, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है। इसके अलावा वी सी पीट। पीट जो है ये सबसे इम्प्योर
कोल की फॉर्म है इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है। तो जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंट ज़्यादा ये होता है, इतनी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एंथ्रासाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म, ये कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कोल निकलता है वो बिटुमिनस होता है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो गोंडवाना कोल फील्ड है वो इंडिया के अंदर है, दामोदर वैली में। दामोदर बेसिकली अगर आपको याद होगा, दामोदर इज ए रिवर जो है झारखंड से निकलती है और यहाँ फिर आगे वेस्ट बंगाल में जाती है और हुगली के साथ मिल जाती है। तो ये रीजन जो है, इसी दामोदर है, दामोदर के का जो रिवर, दामोदर रिवर का जो रिवर बेसिन है, उसी एरिया के अराउंड हमें सबसे ज़्यादा कोल के फील्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये झारखंड बंगाल के कोल बेल्ट में आते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड की बात करेंगे तो इसमें वी हैव रानीगंज, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई माइन है। इसके अलावा वी हैव जरिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करनपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है जो इस रीजन में पाई जाती है। जरिया जो है ये लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया का, सबसे बड़ा कोल फील्ड इंडिया का है जरिया। सेकेंड नंबर पर रानीगंज आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गोदावरी, महानदी और सोन। गोदावरी अगर आपको याद होगा, ये यहाँ से गोदावरी है। महानदी अगर आपको याद होगा उड़ीसा से निकलती है यहाँ से। उसके अलावा सोन है। तो यहाँ उड़ीसा के रीजन में या छत्तीसगढ़, इस रीजन में भी हमें कोल देखने को मिलता है। अगर कुछ कोल माइनिंग सेंटर्स की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर वी हैव सिंगरौली। सिंगरौली यहाँ एमपी और यूपी के बॉर्डर पे आता है। तो यहाँ पे कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा रीजन है जहाँ से कोल निकलता है। तालचेर और रामपुर ये उड़ीसा में आते हैं। चंदा, वर्धा एंड बांडेर ये महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। सिंगरेनी एंड पांदुर ये आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, जहाँ पे कोल फील्ड पाए जाते हैं। टेरिशरी कोल, इसके अलावा टेरिशरी कोल जो बाद में बना था, गोंडवाना लैंड के बाद में जो कोल बना था, वो हमें टेरिशरी कोल यूजुअली अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। असम और अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें टेरिशरी कोल देखने को मिलता है। अगर हम मेजर कोल फील्ड्स की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में, जैसे मैंने आपको बताया कि रानीगंज है जो कि ओल्डेस्ट कोल फील्ड है इंडिया का। तो ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज इन वेस्ट बंगाल, दैट्स कॉल्ड एज रानीगंज। सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व झारखंड के अंदर है। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व झारखंड के अंदर है, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस छत्तीसगढ़ करता है। हमने देखा था टिन भी सबसे ज़्यादा यहीं से निकलता है झारखंड में, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे हमें जरिया कोल फील्ड देखने को मिलता है। झारखंड के अंदर जरिया कोल फील्ड है जो कि लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया का। तो ओल्डेस्ट कोल फील्ड इज रानीगंज एंड लार्जेस्ट कोल फील्ड इज जरिया। इसके अलावा बोकारो, धनबाद अगर आपने मूवी देखी होगी दैट्स द गैंग्स ऑफ वसईपुर, वो इसी रीजन में, वहाँ पे कोल फील्ड्स के ऊपर भी बहुत सारी कहानियां हैं उसके अराउंड। तो धनबाद रीजन के अराउंड उनने वो शूट किया हुआ। तो यही झारखंड छत्तीसगढ़ के अराउंड उन्होंने उसको शूट किया। तो धनबाद का वहाँ बहुत जिक्र होता आ रहा है। गिरिडीह का भी वहाँ जिक्र आया है अगर आपने वो मूवी देखी होगी। छत्तीसगढ़ जिसमें बताया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसमें कोरबा, सोनहाट और जिलमिल कोल फील्ड्स आते हैं। एमपी के अंदर वी हैव सिंगरौली। सिंगरौली एमपी और यूपी दोनों में आता है। जोहिली और सातपुरा की माउंटेन रेंज अगर आपको याद होगा, यहाँ पे सातपुरा और विंध्या रेंज है, तो वहां से भी कोल मिलता है। उड़ीसा के अंदर वी है तालचेर, हेमगिरी एंड रामपुर। आंध्र के अंदर वी है कांटापल्ली एंड सिंगरेनी। असम के अंदर वी है मक्कुम एंड नचिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है रानीगंज, दैट्स द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड के अंदर है, लेकिन प्रोडक्शन में ऊपर छत्तीसगढ़ है। जरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड। धनबाद, गिरिडीह ये सारे झारखंड में आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू पेट्रोलियम, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है। तो पेट्रोलियम जो है ये एक फॉसिल फ्यूल है, और ये ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स या रेलवे या एयरक्राफ्ट के इंजन्स है उनमें इंटरनल कंबशन में ये यूज होते हैं। तो पेट्रोलियम बेसिकली रन्स ऑल द ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट, मोस्ट ऑफ देम इन इंडिया। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टमैटिकली इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के सेटअप होने के बाद उठाया गया। तो 1956 में इंडिया में ONGC बना, जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कहते हैं, जिसको आप ONGC के नाम से जानते हो। तो ONGC के बनने के बाद ऑयल को फिर सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर किया गया कि कहाँ पे ऑयल निकाला जा सकता है, और फिर वहाँ से ऑयल निकाला गया। तो सबसे पहली जो रिफाइनरी थी, सबसे पहली रिफाइनरी जो है वो दिग्बॉय असम में बनाई गई। याद रखना है 1901 में दिग्बॉय असम के अंदर, असम में ब्रह्मपुत्र बहता है, एंड ब्रह्मपुत्र की जो रिवर बेसिन है वहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले कि मुंबई हाई रीजन, गुजरात और असम की यहाँ पे हमें ऑयल फील्ड्स देखने को मिलते हैं। तो दिग्बॉय रीजन में पहली बनाई गई थी 1901 में फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी।
असम में वी हैव, इसके अलावा वी हैव नाहरकाटिया एंड मोरन, लेकिन इंपॉर्टेंट दिग्बॉय याद रखना है, दिग्बॉय इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर अंकलेश्वर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, कालोल, महासाना एंड नवगाम, ये ऑयल फील्ड्स हैं, ये गुजरात के अंदर है। इसके अलावा मुंबई है, जो मैंने आपको बताया कि मुंबई कोस्ट से अराउंड 106 किलोमीटर दूर, यहाँ अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबाट में आपको मुंबई हाई दिखता है, जहाँ पे ऑयल फील्ड्स है, जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। ऑयल और नेचुरल गैस, इसके अलावा हाँ, कृष्णा कावेरी गोदावरी के यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे भी थोड़े थोड़े रिजर्व्स मिले हैं। ऑयल जो है वो निकाला जाता है वेल से, वो क्रूड ऑयल होता है, वो पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, उसको उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत सारी, और उसको पहले रिफाइन करना पड़ता है। तो ऑयल फील्ड से ऑयल निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन करना पड़ता है। जैसे पेट्रोलियम जब निकलता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, तब क्रूड ऑयल को फिर हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन अलग अलग इनमें, या नेचुरल गैस इनमें अलग अलग हम पहले सेपरेट आउट करते हैं, उसको हम उसके लिए रिफाइनरी होती है। तो इंडिया में दो तरह की रिफाइनरीज हैं, वन इज फील्ड बेस्ड एंड सेकंड इज मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड मींस बेसिकली ऐसी रिफाइनरी जो वहां पे बनाई गई होगी जहां पे पहले ही कोई एक ऑयल फील्ड होगा। तो कहीं पे अगर ऑयल है जहां से ऑयल निकाला जा रहा है, तो वहीं पे अगर हम एक रिफाइनरी बनाएंगे तो उसको फील्ड बेस्ड कहेंगे। सेकंड इज द मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड इज बेसिकली जहां पे मार्केट होगी, जहां पे ऑयल की मार्केट होगी, वहां पे रिफाइनरी हम एस्टैब्लिश करेंगे, कहीं और से हम ऑयल ला के वहां पे रिफाइन करके वहां पे फिर बेचेंगे। तो दिग्बॉय इज बेसिकली अ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। तो दिग्बॉय असम में मैंने बताया, तो असम में दिग्बॉय जो है ये एक रिफाइनरी है और ये फील्ड बेस्ड है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑयल फील्ड था और वहां से ऑयल निकाल के वहीं पे उसको रिफाइन किया गया। देन वी हैव द बरूनी। बरूनी जो है ये एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, वहां पे कोई भी ऑलरेडी ऑयल फील्ड नहीं है, वहां से ऑयल नहीं निकलता है, लेकिन दूसरी जगह से ऑयल ला के यहाँ पे रिफाइन किया जाता है, क्योंकि वहां पे मार्केट है। जैसे मैंने बताया कि दिग्बॉय असम जो है ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया के अंदर, एंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इंडिया के अंदर है जामनगर। जामनगर जो है गुजरात के अंदर है। तो गुजरात के अंदर वी हैव द जामनगर रिफाइनरी, जो कि लार्जेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की, वो रिलायंस की है। देन गुजरात जो है ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। याद रखना है दैट गुजरात इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है यूएसए, वहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन से वो ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा रशिया और सऊदी अरेबिया भी ऑयल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेचुरल गैस। नाउ नेचुरल गैस के लिए वी हैव गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आपने सुना होगा गेल, GAIL। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसको 1984 में सेटअप किया गया था, ताकि जो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, ताकि PSU मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें आई थिंक 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है और 49 प्राइवेट सेक्टर का शेयर होता है। नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट और मार्केट करने के लिए ये गेल बनाई गई थी। तो इंडिया में अगर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो अराउंड 3/4 जो है, 75% प्रोडक्शन मुंबई हाई से होती है। मुंबई हाई से नेचुरल गैस की अराउंड 75% प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा गुजरात से भी 10% के आसपास नेचुरल गैस निकलता है। नेचुरल गैस जो है ये मुंबई हाई, जैसे मैं बताया, सबसे बड़ा रिजर्व है। इसके अलावा गुजरात से निकलता है थोड़ा बहुत। यहाँ कैम्बे बेसन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे है। अगर आप ये गल्फ ऑफ खंबाट है, तो अंदर ये वाला रीजन जो है इसको कैम्बे कहते हैं, कैम्बे बेसन। इसके अलावा त्रिपुरा से भी थोड़ा बहुत निकलता है। इसके अलावा कावेरी बेसन तमिलनाडु से निकलता है थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश से भी थोड़ा बहुत निकलता है, तारनोट जैसलमेर से भी थोड़ा बहुत निकलता है नेचुरल गैस, और कृष्णा और गोदावरी बेसन से भी थोड़ा बहुत नेचुरल गैस निकलता है। लेकिन याद रखने वाली चीज़ इसमें यही है कि मुंबई हाई जो है दैट्स द लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया। Now we'll move on to the nuclear energy resources. Now nuclear energy resources क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको एक वाइबल सोर्स पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में एज हम पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या मिनरल्स यूज होते हैं, उनमें एक यूरेनियम है, सेकंड इज द थोरियम। और यूरेनियम जो है ये डार्वुड रॉक्स में पाया जाता है। डार्वुड रॉक्स क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया है। तो जियोग्राफिकली अगर हम यूरेनियम ओर्स की बात करेंगे तो ये बहुत सारी लोकेशन पे पाया जाता है, मोस्टली अराउंड सिंहभूम कॉपर बेल्ट। सिंहभूम अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये झारखंड में आता है, और वहाँ पे उसी के अराउंड आपको ये यूरेनियम भी पाया जाता है। ये उदयपुर राजस्थान, अलवर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में आता है ये। भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में यूरेनियम निकलता है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से भी निकलता है। इसके अलावा लद्दाख से भी यूरेनियम निकलता है।
थोरियम, मैंने बताया आपको कि थोरियम जो है मोनाजाइट सैंड से निकलता है, जो कि हमें केरला के कोस्ट से निकलता है। और वर्ल्ड की रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट जो है वो पालक्कड़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जो केरला के अंदर है, जो मैंने आपको बताया। तो पालक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट्स ये केरला के अंदर आते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं और यहीं से थोरियम निकलता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से भी थोरियम निकलता है। एटॉमिक एनर्जी के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था 1948 में। तो इसी के बाद फिर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बनाया गया ट्रॉम्बे में 1954 में, जो महाराष्ट्र के अंदर है। और उसको बाद में फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, 1967 में फिर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का नाम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में। बाबा होमी के बाबा के नाम पे इसका नाम होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर है उसमें तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। याद रखना है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। रवाबट्टा कोटा राजस्थान के अंदर है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा यूपी के अंदर है। काइगा, याद रखना है, इट्स कर्नाटका। एंड काकरापारा, इट्स इन गुजरात। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर हैं। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है कुछ हमने देखा, अभी तक जो हमने देखे वी मोस्टली सॉ के फॉसल फ्यूल्स हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी है, या नेचुरल गैस है। तो ये जो है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एग्जॉस्ट होंगे क्योंकि इनके लिए जो मिनरल्स चाहिए होंगे। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो उसके लिए हमें थोरियम और यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है वो लिमिटेड है, उनकी सप्लाई लिमिटेड है, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो वो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। बट नॉन कन्वेंशनल जो हैं वो ऐसे सोर्सेज जो कि हम या यूज़ नहीं करते हैं उतनी, और वो जो है वो रिन्यूएबल होते हैं, वो इनएग्जॉस्टेबल, वो ख़त्म नहीं हो सकते। इसमें सोलर एनर्जी आएगा, विंड एनर्जी आएगा, हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी आएगा और बायोमास आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइक हम देखते हैं कि कोल है, कोल ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू के अराउंड ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी थ्रू आउट इंडिया इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे कम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा नहीं है, तो हल्का सा डिफरेंस आएगा। या हम देखते हैं कि बायोमास है, ये कहीं पे भी हमें मिल सकता है। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, इससे एनवायरमेंट पर बहुत कम असर पड़ता है इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, चीपर होते हैं इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट होता है क्योंकि हमें मे बी अगर विंड मिल, तो विंड मिल को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा पहले इनिशियल कॉस्ट लगेगा, लेकिन बाद में फिर कॉस्ट जो है वो उतनी नहीं होती है। तो सबसे पहली जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, बेसिकली सन से जो एनर्जी आती है उसको हम ट्रैप करते हैं यूजिंग दीज सोलर पैनल्स। इनके अंदर इनको फोटोवोल्टेक सेल्स भी कहते हैं, इनके अंदर सेल्स लगी होती हैं। ये जो है यहाँ से करंट जनरेट होती है जो कि इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है उसको, यहाँ से डीसी करंट आता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, फिर उस एसी करंट को हम यूज़ कर सकते हैं टीवी, बल्ब, वॉटेवर, या उसको हम बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में उसको हम फिर यूज़ कर सकें। एडवांटेजेस है इन कंपैरिजन टू अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक ये कॉस्ट कम्पिटिटिव होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इसको एस्टैब्लिश करना भी बहुत आसान होता है। सोलर एनर्जी जो है ये 7% मोर एफिशिएंट होती है दैन कोल एंड ऑयल बेस्ड प्लांट्स, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कंपैरिजन में ये 10% मोर एफिशिएंट होती है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट्स गुजरात, राजस्थान का रीजन, वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होती है, वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे सोलर पावर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर बदला सोलर पार्क है, तो बदला सोलर पार्क इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बेल दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाएगा इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो सबसे बड़ा अभी जो है लैंड के ऊपर दैट इज बदला सोलर पार्क जो राजस्थान के अंदर है, और आंध्र प्रदेश में बनने वाला है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसका नाम जो बेल बनाएगा दैट्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। नाउ विंड एनर्जी जो है ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पोल्यूशन फ्री होता है और एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिंपल है। जो विंड आती है, विंड जो है इस टरबाइन, इस विंड के जो आगे जो टरबाइन होता है उसको मूव करता है। तो ये टरबाइन जब रोटेट होता है तो इसके पीछे एक शाफ्ट होता है, वो भी रोटेट होता है, फिर पीछे गियर्स लगे होते हैं। तो ये शाफ्ट जो है, ये इस जनरेटर के अंदर जो शाफ्ट लगा होता है उसको रोटेट करता है। तो इसके अराउंड फिर यहाँ मैग्नेट्स होते हैं। तो जनरेटर में जब ये शाफ्ट मूव करता है इस विंड की वजह से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसकी सिंपल ये वर्किंग है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स होती हैं। अगर आपको याद होगा मेरा क्लाइमेट का लेक्चर, तो मैंने पढ़ाया था कि ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, लैंड से सी की तरफ जो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज होती है, या सीजनल विंड्स होती है लाइक मानसून। इन सब को हम इन सब से हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में 250 विंड टर्बाइंस का प्रोग्राम चल रहा है। इतने विंड टर्बाइंस इंडिया में बनाए जाएंगे जो कि 45 मेगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 12 लोकेशंस पे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ज़्यादातर ये कोस्टल एरियाज में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इंडिया में 3000 मेगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है यूजिंग विंड एनर्जी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक रीजन जो है, जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है विंड एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ पे विंड्स ब्लो करती हैं ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। विंड पावर प्लांट लांबा गुजरात के अंदर है, कच्छ रीजन में, जो लार्जेस्ट है इन एशिया। याद रखना है कि लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इन एशिया इज लांबा, दैट इज इन गुजरात रीजन। एंड इसके अलावा टूटिकोन तमिलनाडु के अंदर भी एक विंड पावर प्लांट है। नेक्स्ट इज ओशन एनर्जी। ना ओशन में दो तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। वन इज थर्मल एनर्जी एंड सेकंड इज मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स एंड वेव्स। तो एक है दैट्स कॉल्ड एज द ओशन थर्मल एनर्जी, सेकंड इज द टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ये दो एनर्जीज हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ओशन से। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली जो टाइड्स और वेव्स में डिफरेंस अगर आपको पता होगी कि टाइड जो है बेसिकली समंदर का पानी जो होता है, ओशन का जो पानी होता है, उसके ऊपर मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी ऊपर उठता है, तो वहां पे टाइड्स उठती हैं। नेक्स्ट वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? समंदर की सरफेस के ऊपर, जो ओशन है, ओशन वाटर की सरफेस के ऊपर जब विंड्स ब्लो करती हैं, तो उन विंड्स के ब्लो करने की वजह से ऊपर से वो वेव्स उठती हैं, उनको वेव्स कहा जाता है। तो डिफरेंस यही है कि किस वजह से वो उठ रही है, तो वो टाइड होती है या वेव होती है। तो वो वेव्स हो या टाइड्स हो, उनसे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, उसको हम टाइडल एनर्जी कह सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हम टाइडल बैरेज का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आप देखते हो इस तरफ ये ओशन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बैरियर बनाते हैं। तो सारा जो यहाँ से पानी आएगा, जब टाइड आएगी तो पानी इस तरफ आएगा। तो पानी जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हमने बैरियर बनाया रखा है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे नैरो प्लेस रखी है, नैरो जगह रखी है जहां से पानी इस तरफ आ सकता है। तो यहाँ नीचे यहाँ टर्बाइन्स लगे हुए होंगे, तो जैसे ही वेव आएगी, जैसे ही टाइड आएगी, तो पानी बहुत सारा आएगा, और इस छोटी सी जगह से जब वो गुजरेगा तो बहुत स्पीड से जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो टर्बाइन्स होंगी, तो टर्बाइन्स रोटेट करेंगी और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और यहाँ से जब पानी वापस जाएगा, जब टाइड जो वापस जाएगी, तो फिर से उसको रोटेट करेगा और फिर से एनर्जी जनरेट होगी। तो इसको हम टाइडल बैरेज कहते हैं। ये सिंपल इसकी वर्किंग है। और हाँ, यहाँ पे टाइडल बैरेज या टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन इंडिया में गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात के अंदर है। तो गुजरात का जो कोस्टल रीजन है, वेस्ट कोस्ट, वहाँ पे विंड एनर्जी, वहाँ पे टाइडल एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि दूसरी जो एनर्जी हम ओशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दैट्स OTEC। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो OTEC क्या है? बेसिकली अगर आपको पता होगा कि जो सरफेस होती है ओशन की, वहां पे गर्म पानी होता है इन कंपैरिजन टू द डेप्थ। नीचे अगर आप समंदर के नीचे जितना जाओगे, पानी उतना ठंडा होता जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, एक ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर में। तो याद रखना है कि ओशन थर्मल एनर्जी जो होती है वो यूज करती है टेम्परेचर ग्रेडियंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओशन। ओशन के ऊपर वाला पानी गर्म होता है, नीचे वाला ठंडा होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो पानी होता है, ठंडा पानी, उसको ऊपर लेके आते हैं। ऊपर जो गर्म पानी होता है, तो वहां पे फिर हम हीट एक्सचेंजर्स का यूज करके वहां पे स्टीम प्रोड्यूस होती है। वो स्टीम से फिर टर्बाइन रोटेट करता है, और उस वेपर से जब टर्बाइन रोटेट करता है तो वहां पे जनरेटर होता है, जनरेटर पावर
प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो याद रखना है कि ये डिफरेंस बिटवीन द डीप ओशन कोल्ड वाटर एंड द वार्म ट्रॉपिकल सरफेस वाटर इस डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करता है फॉर एनर्जी जनरेशन। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज जियोथर्मल एनर्जी? अगर आपको पता होगा कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लावा अर्थ के अंदर होता है, तो वो टेम्परेचर जो अर्थ के अंदर है उस टेम्परेचर को हम यूज कर सकते हैं। तो जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। तो अर्थ की हीट को जब हम यूज करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब बहुत सारी प्लेसेस पे अर्थ के ऊपर आप इस तरह की गाइजर्स देखोगे, जिनको हम कहते हैं गीजर्स या गाइजर्स कहते हैं। तो बेसिकली हॉट वाटर स्प्रिंग्स आपने देखे होंगे। हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या होते हैं? चश्मे होते हैं छोटे छोटे, जिनका पानी गर्म होता है और वहां से स्टीम उठ रही होती है बहुत सारी। या कहीं पे गाइजर्स होते हैं। गाइजर क्या होता है कि वहां पे फंवारे होते हैं, जैसे फाउंटेन नहीं होता है तो नेचुरल फाउंटेन्स होते हैं, गर्म पानी वहां से बाहर आ रहा होता है। तो ये जो यहाँ पे कैसे होता है, ये गर्म पानी कैसे होता है किसी हॉट वाटर स्प्रिंग में? तो नीचे जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर जो है लावा जो होता है वो गर्म होता है, वही गर्म लावा जो है वो इस वाटर को हीट अप करता है और इससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है वो इसी के ऊपर जो ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, इसी स्टीम को यूज करता है टू मूव द टरबाइन, और टरबाइन के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में रिसेंटली पूगा लद्दाख के अंदर पूगा विलेज है, वहां पे ओएनजीसी बनाने वाली है फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बायो एनर्जी। बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जी। तो बेसिकली ऐसी एनर्जी जो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज जो होते हैं, जो बचा खुचा एग्रीकल्चर फील्ड से निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, म्युनिसिपल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, या हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक हम जला सकते हैं कुछ चीज़ों को, उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, या इसको हम कुकिंग के लिए इससे गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल गोबर गैस होती है। तो गोबर गैस क्या है? बेसिकली वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल या बायोलॉजिकल वेस्ट है, उस वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी, इनटू गैस। ठीक। नाउ ये एनवायरनमेंट के लिए आई वुड से कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करता है एक तरह से। एक तो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एफिशिएंट होती है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि एनवायरमेंटल जो वेस्ट एनवायरनमेंट में फैल रहा है उस वेस्ट को भी कम कर सकते हैं हम, अगर हम बायो एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो इसमें एग्जांपल है, वी हैव लाइक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लाइक कॉर्न मतलब जो भुट्टा होता है, या काउडंग जो है, इससे हम जो कॉर्न से हम बायोफ्यूल्स लाइक एथेनॉल या बायोडीजल बना सकते हैं, और काउडंग से हम गोबर गैस बना सकते हैं। तो ये बायो एनर्जी के कुछ सोर्सेस हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंडस्ट्रीज। नाउ यहाँ पे जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, रिसोर्सेज मतलब जो मिनरल्स हमारे पास होते हैं, उन मिनरल्स को हम इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री में इनसे गुड्स बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसोर्सेज हमने देखे कहाँ से हम मिनरल्स लाएंगे, किस तरह के मिनरल्स होंगे। एनर्जी भी हमने देखी कहाँ से लाएंगे, चाहे वो कन्वेंशनल होगी या नॉन कन्वेंशनल होगी। तो इन दोनों एनर्जी एंड रिसोर्सेज को मिलाते हैं हम इंडस्ट्री में, और वहाँ से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इंडिया में अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है, और एक बेसिक इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के लिए। जो बेसिक मिनरल्स यूज होते हैं आयरन इंडस्ट्री में, उसमें आयरन ओर है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन तो बेसिक रॉ मटेरियल है। कोकिंग कोल्स, वहाँ पे एनर्जी के लिए कोल यूज होता है। इसके अलावा मैंगनीज भी यूज होता है आयरन और इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और क्रोमियम भी यूज होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन का। याद रखना है, स्पंज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। मैं आयरन ओर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पंज आयरन की बात कर रहा हूँ। चाइना जो है ये लार्जेस्ट क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है। स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, क्रूड स्टील की प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। गवर्नमेंट ने नेशनल स्टील पॉलिसी बनाई थी 2017 में, जिससे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्टील सेक्टर के अंदर। मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो टिस्को के बारे में आपने सुना होगा, दैट्स टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। टिस्को जो है ये एक मेजर आयरन इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, और ये सुबर्णरेखा और खरकाई
रिवर्स से पानी लाता है जो कि गुजरात के अंदर आता है। इसके अलावा वी हैव द इसको, दैट्स इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बरकार रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है दामोदर की, जो वेस्ट बंगाल के अंदर आती है, झारखंड के अंदर, तो इसको, ये भी एक स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। इसके अलावा वी हैव द VISL, दैट्स विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो कि कर्नाटका के अंदर है और जौग फाल से पानी इसके लिए यूज होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में वी हैव द वाइजैग स्टील। अब इंपॉर्टेंट ये है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वाइजैग स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये वाइजैग विशाखापट्टनम को ही कहते हैं। तो वाइजैग स्टील प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट था। मतलब बेसिकली एक ऐसा प्लांट जो कि वहां पे पोर्ट था, तो बेसिकली इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स थे वो विशाखापट्टनम पोर्ट से आते थे, तो वहीं पे इन्होंने वाइजैग स्टील प्लांट बनाया क्योंकि रॉ मटेरियल्स इसी पोर्ट से आते, तो इसी पोर्ट के पास इन्होंने ये इंडस्ट्री बनाई। तो वाइजैग स्टील प्लांट इज इन आंध्र प्रदेश और ये फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट था। नेक्स्ट इज द विजयनगर स्टील प्लांट, ये कर्नाटका के अंदर है और ये पहला प्लांट था दैट वाज बिल्ट यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया की लोकल टेक्नोलॉजी से बनाया गया था विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटका का। नेक्स्ट इज सालेम स्टील प्लांट, सालेम तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद वी हैव द राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला जो है ये उड़ीसा के अंदर है और इसको जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। वो आपको कहेंगे कि विच आर द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स। ये क्वेश्चंस पिछले भी क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसको रशिया की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था, रशियन गवर्नमेंट के साथ। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के अंदर है, इसमें भी रशिया ने हेल्प की थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसमें यूनाइटेड किंगडम ने कोलैबोरेट किया था। तो ये चार आपको याद रखने हैं। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर, it was built in collaboration with Germany. Billai steel plant छत्तीसगढ़ के अंदर है, it was built in collaboration with Russia. बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है, रशिया के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, इसको भी यूके की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया। नेक्स्ट इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। 18 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल फोर्ट ग्लॉस्टर कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया गया। तो द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज स्टार्टेड बैक इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कैलकाटा इन वेस्ट बंगाल। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न टेक्सटाइल मिल पहली जो है वो 1854 में बॉम्बे में बनाई गई और ये वहाँ पे लोकल जो पारसी एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया था। आज की डेट में लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की। याद रखना है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आफ्टर इंडियन रेलवेज। सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सेकंड नंबर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंटर्स अगर हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। इंडिया फेमस था पूरी दुनिया के अंदर, इवन जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उस टाइम पे भी यहाँ पे कॉटन की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज लाइक वी हैव मसलिन, वी हैव द कैलकोस, वी हैव द चिंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉटन की कुछ वेराइटीज है जो इंडिया पूरी दुनिया के अंदर फेमस थी। नेक्स्ट इज द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसके लिए पहली जो वूलन टेक्सटाइल मिल वो 1876 में कानपुर में बनाई गई थी। इसको 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, सब सेक्टर्स में। फर्स्ट इज द वूलन। तो वूलन बेसिकली जो फैब्रिक्स होते हैं, हॉइजरी होती है, तो वूलन के जो कपड़े होते हैं वो सुपीरियर यार्न होता है, उसको वूलन इंडस्ट्री आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज द वर्स्टेड मीडियम क्वालिटी के गुड्स लाइक वी हैव ट्वीड्स, सूटिंग्स। तो जो सूट्स होते हैं या ट्वीड्स जो वूल के बने होते हैं उसको हम वर्स्टेड कैटेगरी में रखते हैं। एंड थर्ड इज द शॉडी कैटेगरी। शॉडी कैटेगरी ब्लैंकेट्स में जो वूल होता है उसको शॉडी कैटेगरी कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, ये 3 सब सेक्टर्स होते हैं जो इस वूलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में आते हैं। वूल की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पंजाब है और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है वूल का।
और मोस्ट ऑफ द वूलन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो आप देखते हो कि लुधियाना, अमृतसर के अराउंड, या दरीवाल आता है, दरीवाल पंजाब के अंदर है, वो लार्जेस्ट सेंटर है वूल की प्रोडक्शन में। इसके अलावा जैसे मैं बताया कि अमृतसर, लुधियाना पंजाब के अंदर आते हैं, कानपुर, आगरा यूपी के अंदर आते हैं। इसके अलावा श्रीनगर कश्मीर में भी वूल की प्रोडक्शन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है फॉर वूल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द सिल्क टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। तो सिल्क की जो टेक्सटाइल्स होती हैं ये भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, और अगर आपको पता होगा सिल्क रूट बेसिकली ये कनेक्ट करता था एशिया को यूरोप के साथ, तो ये सिल्क रूट जो है ये इंडिया के थ्रू ही जाता था, जम्मू कश्मीर ऊपर वाले रीजन में आता था, एंड सिल्क रूट जो है ये इंडिया के थ्रू जाता था। तो इस वजह से इंडिया के जो सिल्क प्रोडक्ट्स थे वो पूरी दुनिया में जाते थे। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क आफ्टर चाइना। चाइना सिल्क प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 4 वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क की 4 वेराइटीज हैं। फर्स्ट इज मलबरी, जो मलबरी का पेड़ होता है उसके पत्तू के ऊपर जो सिल्क पलता है उसको मलबरी सिल्क वो प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद वी हैव द टसर, जिसमें ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर आते हैं। इसके अलावा अरी एंड मूगा, ये 4 वेराइटीज है, और इंडिया एक इकलौती कंट्री है जहाँ पे ये चारों की चारों वेराइटीज पाई जाती हैं। इसमें गोल्डन येलो मूगा सिल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। मूगा सिल्क जो है, पर्टिकुलरली गोल्डन येलो मूगा सिल्क, ये यूनिक है इंडिया में। कर्नाटका जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया इंडिया के अंदर इन सिल्क प्रोडक्शन। और पहली मॉडर्न सिल्क टेक्सटाइल फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने में हावड़ा में 1832 में बनवाई थी। और सोलेना सिल्क फैक्ट्री जो कश्मीर के अंदर है, ये ओल्डेस्ट है इन कश्मीर, इसको 1897 में सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ सर थॉमस वार्डल। सर थॉमस वार्डल जो थे ये उस टाइम पे सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे। फिफ्थ वन इज द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आपको याद होगा जूट की प्रोडक्शन में टॉप पे आता है वेस्ट बंगाल। ये एक फाइबर है जो ज़्यादातर हुगली रिवर जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है, और उसी वैली के अराउंड ये कल्टिवेट किया जाता है। इसको गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट गुड्स का बांग्लादेश के बाद। सबसे ज़्यादा जूट गुड्स बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, लेकिन प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। इंडिया, बांग्लादेश और चाइना 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट प्रोड्यूस करते हैं। और पहली जो जूट मिल है वो कोलकाता में ही एस्टैब्लिश की गई थी 1859 में एट रिश्रा। और पार्टीशन के बाद 1947 में ज़्यादातर जो जूट मिल्स थी वो इंडिया में रह गई, लेकिन जो प्रोडक्शन एरिया था जहाँ से निकलता था ये प्रोड्यूस होता था जूट, वो ज़्यादा बांग्लादेश में चला गया। शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ब्राज़ील में के बाद सेकंड नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन में। फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री बिहार में सेटअप की गई थी 1840 में। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉटन टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया की, एंड सेकंड नंबर पे शुगर आता है, शुगर बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है, और शुगर केन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से निकलता है। ये एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है या वेट लूजिंग इंडस्ट्री इसको हम कहते हैं कि जितना रॉ मटेरियल आएगा उससे कम फाइनल प्रोडक्ट का वेट होगा। ये स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विद टाइम इसके अंदर जो सक्रोज कंटेंट होता है वो लूज होता जाता है। इसको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन धीरे धीरे फिर इसकी जो कल्टिवेशन है वो साउथ इंडिया में भी डेवलप होने लगी। और जो साउदर्न शुगर केन है जो साउदर्न स्टेट्स में जो कल्टिवेट किया जाता है उसमें ज़्यादा सक्रोज कंटेंट होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्थर्न वंस। एंड जो क्रशिंग सीजन है वो साउथ में लॉन्गर होता है, मतलब जब क्रश किया जाता है इसको वो अक्टूबर से लेकर मई जून तक चलता है। ऑलमोस्ट ये 6-7 महीने चलता है साउथ में, लेकिन नॉर्थर्न स्टेट्स में ये सिर्फ नवंबर से लेकर फरवरी तक ही आप इसको क्रश कर सकते हो। और याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर के अंदर है। देन वी आर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें नॉन मेटल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनमें लाइमस्टोन है, कोल है, और आज की डेट में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर ओशनिक शेल, स्लज और स्टेज को यूज़ किया जाता है। तो ओशन से जो शेल्स आती हैं वो स्लज आता है तो उसको एज रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है टू लाइमस्टोन। सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये इसके लिए द्वारका जो गुजरात के अंदर आता है और थिरुवनंतपुरम केरला के अंदर, ट्रिवेंड्रम जिसको आज कहते हैं, एंड चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव ओशन शेल्स और स्लज
बेस्ड इंडस्ट्री होगी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एमपी के अंदर है, क्योंकि याद रखना है कि एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है। तो विंध्याचल के पहाड़ जो है वहाँ पे लाइमस्टोन के रिजर्व्स हैं, तो जब रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश होगी। सबसे ज़्यादा जो सीमेंट है वो एमपी से निकलता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स है, 23 सीमेंट के प्लांट्स है। इसके बाद आंध्रा और राजस्थान में भी इसके प्लांट्स हैं। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन, और जो पहला सक्सेसफुल सीमेंट प्लांट था वो पोरबंदर गुजरात में बनाया गया था, लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। तो उनने प्लांट बेसिकली पोरबंदर में बनाया गया था, लेकिन प्रोडक्शन पहले ही स्टार्ट हो गई थी, चेन्नई के अंदर सीमेंट बनाना स्टार्ट हो गया। 8th वन इज द लेदर गुड्स इंडस्ट्री। लेदर गुड्स में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लेदर जो है वो कानपुर से निकलता है। कानपुर को लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं कैटल हाइड्स के, हाइड कहते हैं, जो खाल होती है उसको हाइड कहते हैं। और उत्तर प्रदेश से गोट स्किन या गोट हाइड सबसे ज़्यादा निकलती है। और मेजर फुटवेयर प्रोडक्शन सेंटर्स में कानपुर टॉप पे आता है। नेक्स्ट इज रबर इंडस्ट्री। रबर सबसे ज़्यादा केरला से निकलता है, अगर आपको याद होगा। और रबर और सिंथेटिक रबर इस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल से। और इसमें याद रखना है कि 85% केरला से नेचुरल रबर निकलता है, और रेस्ट जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है। इसके अलावा उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड से भी थोड़ा बहुत रबर निकलता है। जो पहली फैक्ट्री सिंथेटिक रबर की सेटअप की गई थी वो बरेली यूपी में सेटअप की गई थी। और रबर बोर्ड जो है ये अंडर रबर एक्ट ऑफ 1947 ये एक बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कोट्टायम केरला में लोकेटेड है। 10th वन इज द रेलवे इंजीनियरिंग। अब एक दो बची हैं। रेलवे इंजीनियरिंग एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। रेलवे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है जो कि रेलवे के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बिल्ड करती है। ये इंडस्ट्री बेसिकली पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर झारखंड के अंदर है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था एज पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। फिर इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी किया गया था, जो कि टेल्को के नाम से फेमस है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। याद रखना है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल के अंदर है, और ये स्टीम लोकोमोटिव्स और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स बनाती है। तो स्टीम और इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को बनाता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये प्रोडक्शन यूनिट है चितरंजन वेस्ट बंगाल के अंदर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी के अंदर है। ये आपको प्लेसेस याद रखनी है। व्हील एक्सल इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये बैंगलोर के अंदर है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स ये पटियाला के अंदर है। रेल कोच फैक्ट्री ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये कपूरथला पंजाब के अंदर है। तो याद रखना है कि रेल के जो कोच होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, वो बनाए जाते हैं कपूरथला पंजाब में। इसके अलावा और एक कोच फैक्ट्री है जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं, जो चेन्नई के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट इनमें ये है दैट इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है। सेकेंड इज द रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला के अंदर है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा वी हैव द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बैंगलोर के अंदर है। और ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दैट इज डीएमआरसी के लिए ये रेल कोचेस बनाती है। वेस्ट बंगाल जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ रेल यूनिट्स इंडिया के अंदर जो बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी हैव द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और रायबरेली जो है ये एक नई लोकेशन है जहाँ पे एक फैक्ट्री बन रही है, कोच फैक्ट्री बन रही है। 11th वन इज द शिपिंग इंडस्ट्री। जो पहली शिप बिल्डिंग फैक्ट्री इंडिया के अंदर बनाई गई थी वो विशाखापट्टनम या वाइजैग में 1941 में बनाई गई थी। इसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। ये पहले प्राइवेट थी। इसका नाम फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा गया। एंड कुछ मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोची के अंदर है। कोची डॉकयार्ड याद रखना है, कोची डॉकयार्ड इसको बनाया गया था इन कोलैबोरेशन विद जापान, और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट डॉकयार्ड है कंट्री का। तो लार्जेस्ट डॉकयार्ड इन इंडिया राइट नाउ इज कोची डॉकयार्ड। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मज़ागांव डॉकयार्ड जो मुंबई के अंदर है ये नेवल शिप्स बनाता है इंडियन आर्मी के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट कोची डॉकयार्ड इज द लार्जेस्ट वन इन इंडिया राइट नाउ। इसको बनाया गया था इन कोलैब विद जापान। एंड मज़ागांव डॉकयार्ड मुंबई के अंदर ये नेवी के लिए शिप्स बनाता है। देन वी हैव द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था बैंगलोर में 1940 में अंडर द नेम ऑफ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड।
हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को फिर गवर्नमेंट ने एक्वायर किया 1942 में और इसको मर्ज किया गया विद एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और 1964 में इसको रीनेम किया गया एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जो आप HAL आज देखते हो जो हेलीकॉप्टर्स एंड डिफरेंट एयरक्राफ्ट बनाता है इंडिया के अंदर, दैट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसका नाम पहले हुआ करता था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, उसको एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज किया गया और बना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें वी हैव टोटल 12 डिविजन्स और इनके 19 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो 7 लोकेशंस पे हैं इंडिया के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि नासिक डिवीजन में मिग के एयरफ्रेम बनाए जाते हैं, कोरापुट डिवीजन उड़ीसा में वहाँ पे मिग एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, मिग एयरक्राफ्ट के इंजन बनाए जाते हैं। हैदराबाद डिवीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है मिग का। देन कानपुर डिवीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। इसी तरह लखनऊ जो है वो इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज फॉर एयरक्राफ्ट बनाता है। इसके अलावा बैंगलोर डिवीजन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर ये चीज़ें याद रख सकते हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किन 2 कंपनीज को जोड़ के बनाया गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।